So beta, new chapter we are going to start, and this chapter is gravitation. So question arises, what is gravitation? Gravitation यानी क्या? And gravitational force. तो पहला ही क्वेश्चन बेटा हम देखने जा रहे हैं कि ग्रेविटेशन यानी क्या और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी क्या. तो इसका आंसर बेटा, ग्रेविटेशन, देखो अभी ये जो यूनिवर्स है पूरा, इस यूनिवर्स में बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल्स भी है और बड़े से बड़े गाइगेंटिक बॉडीज भी है. छोटे से छोटे पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स यानी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और बड़ी बड़ी गाइगेंटिक अगर हम बॉडीज कंसीडर करें तो हमारी अर्थ, हमारा सन, मून, इतने सारे प्लैनेट्स, इस यूनिवर्स के दूसरे स्टार्स, तो ये बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज है. तो ग्रेविटेशन यानी क्या? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स. इस यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन को बोला जाता है ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि इस यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करती है. क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. यस, तो वो अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशन. तो डेफिनेशन क्या हुई बताओ फिर? एनी टू पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यानी बॉडी, छोटे रहे तो हम पार्टिकल्स बोलते हैं, बड़े रहे तो बॉडीज बोलते हैं. जनरल इसमें शब्द है ऑब्जेक्ट्स, वस्तु. तो एनी टू पार्टिकल्स, एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन. सो डेफिनेशन क्या होगी फिर बताओ? एनी टू बॉडीज, बड़ी रही तो छोटे रहे तो पार्टिकल्स, जनरल इसमें ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तु. तो एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर. This attraction is called as gravitation. इसको बोला जाता है ग्रेविटेशन. सो क्या हुई डेफिनेशन बताओ फिर? एनी टू बॉडीज, बड़ी रही तो, छोटे रहे तो पार्टिकल्स, जनरल इसमें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. क्या करती है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर. एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन. इसी अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशन. तो ये डेफिनेशन होगी पहले ग्रेविटेशन की. यस, ग्रेविटेशन. अभी दूसरी डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो उसके डेफिनेशन पे आने के पहले देखो ये दो बॉडीज, एक ये बॉडी पहली और एक दूसरी बॉडी. ये पहली बॉडी, इसका मान लीजिए मास m1, ये दूसरी बॉडी, इसका मास मान लीजिए m2. इनके बीच का जो डिस्टेंस है दो बॉडीज, एक ये पहली बॉडी और ये दूसरी बॉडी, इसका मास m1, इसका मास m2. इनके बीच में डिस्टेंस जो है मान लीजिए r है. तो ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट करती है. देखो ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है और ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है. एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है. दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करती है? एक फोर्स से
अट्रैक्ट करती है, इसी फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या आएगी डेफिनेशन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाकी यही आएगा बिटवीन एनी टू बॉडीज in the any two bodies of the universe, इस यूनिवर्स की किसी दो बॉडीज के बीच का अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला जाता है उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन, तो दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई? बताओ क्या है ग्रेविटेशन की डेफिनेशन फिर? एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। इस अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशन। और फिर क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है डेफिनेशन फिर बताओ? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बाबू पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। यस, सो बेटा सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Newton is the name of the scientist, great scientist Isaac Newton, Isaac Newton। तो इन्होंने न्यूटन्स मतलब एक ग्रेविटेशन का लॉ दिया है जिसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया है। क्या बोलते हैं वो, ये समझ लो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो बॉडीज, एक पहली बॉडी, ये दूसरी बॉडी, पहले बॉडी का मास m1, दूसरे बॉडी का मास m2, ये बॉडी 1, ये बॉडी 2। तो यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज जो होती है उनके बीच में ऑलवेज क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये बॉडी जो है इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है, एक फोर्स से उस फोर्स को ही बोला जाता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। और इन दो बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। तो न्यूटन साहब अपने इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताते हैं कि इस यूनिवर्स की कोई भी जो दो बॉडीज है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दो बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, पहली बात। और दूसरी बात, यही फोर्स उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो बातें इन्होंने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताई। तो देखो पहले हम वही क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहले बोला है हमें स्टेट करो। स्टेट करो यानी स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट यानी विधान, कि भाई न्यूटन साहब ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या स्टेटमेंट दी, क्या विधान दिया, और बाद में फिर हमें उसको एक्सप्लेन करना है। तो पहले स्टेटमेंट बेटा। तो आंसर स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये है कि एनी बॉडी, बड़ी रही तो छोटा रहा तो पार्टिकल, एनी बॉडी इन द यूनिवर्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स एनी अदर बॉडी। मतलब एनी बॉडी या एवरी बॉडी हम बोलेंगे। तो देखो स्टेटमेंट, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स की हर एक बॉडी, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। मतलब हर बॉडी इस यूनिवर्स की अट्रैक्ट करती है हर दूसरे बॉडी को विथ ए फोर्स, एक
फोर्स से, और दिस फोर्स, ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज, हाँ दो बातें, पहली और दूसरी, दिस फोर्स इज पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses of the two bodies। तो ये फोर्स उन दो बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। F यानी उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, m1 यानी पहले बॉडी का मास, m2 यानी दूसरे बॉडी का मास, और ये m1 और m2 का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ये सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, दूसरा, एंड इनवर्सली proportional to the distance between them, them यानी वो दो बॉडीज के बीच का ये डिस्टेंस जो है, तो दैट इज F is inversely proportional to r square। F is inversely proportional to r square। ऑलवेज ख्याल में रखना, टर्म अगर न्यूमरेटर में रहा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये देखो डिनोमिनेटर में रहा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वेयर को। तो ये दो बातें उन्होंने बताई है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे। तो देखो एक्सप्लेनेशन, तो यहां लेट m1 and m2 be the masses of the two bodies। दो बॉडीज के बीच का, दो बॉडीज जो है उनके मासेस, पहली बॉडी का m1 और दूसरे बॉडी का मास m2, एंड r be the distance between them, और r जो है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इसी प्रकार से लेट कैपिटल F बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, then according to Newton's law of gravitation, according to Newton's law of gravitation, हाँ ये जो दो मैंने अभी बातें बताई आपको, उसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, अगर इनको हमने कंबाइन किया तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में यही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वैसे ही ये m1 इंटू m2 अपॉन ये आर स्क्वेयर, क्योंकि या फिर m1 और m2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वेयर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों बातों का हमने कंबाइन किया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन ए आर स्क्वेयर। हाँ इधर मेंशन करता हूँ, यहाँ जगह न होने के कारण। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, आप ऑलरेडी 10वीं में पढ़ चुके हैं कि जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो देयरफॉर हमें क्या मिलता है फिर, तो आप बोलेंगे सर प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू और ये कांस्टेंट के x वैसा ही, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू आया और k कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोला जाता है रे बाबू,
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर इन्वर्सली रहा y इन्वर्सली, देयरफॉर ये y वैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल टू ये कांस्टेंट के वैसे ही, और ये 1/x वैसे ही, तो y इक्वल टू k इंटू 1/x ये आता है, यानी y इक्वल टू k इंटू 1 यानी k अपॉन x। यस, तो ये ऑलरेडी आपको मालूम है बाबू, तो यही कंसेप्ट अब हम यहां यूज करने जा रहे हैं। तो ये f इक्वल टू ये g इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर, तो यहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी g लिया, हमेशा k लिया जाए ये जरूरी नहीं, तो यहां पे g लिया गया, इस g को बोला जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम है बाबू इसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर, फिर से F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर, वेयर जहां पे यानी इस फॉर्मूले में G इज कॉल्ड, G इज ए कांस्टेंट, पहले मेंशन कर देता हूं, G इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and is called as universal gravitational constant। और इस g की वैल्यू एंड g इक्वल टू होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वेयर। ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है बेटा, फिक्स वैल्यू होती है, चाहे दो बॉडी जो है वो कितनी भी छोटी से छोटी रहे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के लेवल की, या कितनी भी बड़ी से बड़ी रहे जैसे अर्थ और सन, ये g की वैल्यू फिक्स रहती है, इसीलिए इसको इस कांस्टेंट को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी ये फिक्स वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट कैसा आता है वो मैं बता देता हूँ लगेज तो, लेकिन उसके पहले हाँ, तो ये जो हमें फार्मूला मिला बेटा, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे, तो इसको फिर लिखेंगे दिस इक्वेशन 1 इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है इसको? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको बोला जाता है। दिस इक्वेशन 1 इज कॉल्ड एज, दिस इक्वेशन 1 इज नोन एज, यही फार्मूला है किसके लिए रे बाबू? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दिस इक्वेशन 1 इज कॉल्ड एज या इज नोन एज, या दिस इक्वेशन 1 इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस g का ये तो वैल्यू तो फिक्स होती है 6.67 10⁻⁻11। अब ये यूनिट कैसे आया तो ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। f की वैल्यू f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। अगर मैंने बोला कि आप इस फॉर्मूले को g के फॉर्मूले में बदलो तो कैसे बदलोगे? तो आप बोलेंगे सर इजी, g इक्वल टू सर ये f, ये r स्क्वेयर इधर आएगा और ये m1 अपॉन m2 है ना, बोलो तो क्या आएगा फिर बताओ यहाँ से? g इक्वल टू सर ये f, ये r स्क्वेयर इधर आया और ये m1 अपॉन m2 है ना, बोलो। तो ये g का फार्मूला, ये f का फार्मूला और उसी के ऊपर से g का फार्मूला आया। और अब देखो इस g का यूनिट, ये देखो फोर्स का यूनिट होता है बाबू न्यूटन। क्या होता है फोर्स का यूनिट? न्यूटन। ये डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। ये स्क्वायर वैसे ही मास का यूनिट है केजी और दूसरे भी मास का यूनिट केजी। तो केजी इंटू केजी क्या हो गया? सीधा लिख रहा हूं केजी स्क्वायर। तो देखो जी का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या आ गया? उसका यूनिट आ गया। किसका? यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो चलो बताओ मुझे क्या है फिर स्टेटमेंट है न्यूटन साहब के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स की कोई भी बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स, हर दूसरे बॉडी को एक फोर्स से क्या करती है, अट्रैक्ट। एंड दिस फोर्स इज पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज, दो बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यस, फिर इसी का एक्सप्लेनेशन हमने लिया, दोनों बातों को क्या किया हमने, कंबाइन। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ जी यानी ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 10⁻11, और इसका एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे आया मैंने यहाँ बताया, और ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को बोला जाता है फार्मूला उस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। क्लियर है बाबू, बोलो यस।